हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का मैं मनोज कुमार बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और दोस्तों, आज इतिहास के एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर मैं चर्चा करने जा रहा हूं। बहुत बड़ी खोज है, बहुत बड़ी रिसर्च है जिसको आपको हमको सबको जानना चाहिए। भारतीय इतिहास के संदर्भ में इससे बड़ी खोज का समझ लीजिए कि कुछ बड़ी घटनाओं में से एक मानी जाती है, और वो घटना है अजनाला के कुएं का जो एक्सकेवेशन हुआ है। वहां से जो हमको कंकाल मिले हैं उसको लेकर के एक हम चर्चा करने जा रहे हैं कि आखिर वो सच है क्या अजनाला के किले का, किस तरह का सच है, किस तरह की चीजें हैं, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। आज से लगभग 2014 की बात है, लगभग 10-12 साल पहले की बात है। अमृतसर में एक कुएं की साफ सफाई करने के दौरान बड़ी मात्रा में इंसानी हड्डियों की पूरी एक परत मिली, पूरा का पूरा एक खजाना मिला इंसानी हड्डियों का। और जब उसके बारे में बात पता चली कि ये किसका हो सकता है, तो इतिहासकारों में, लोगों में लगा कि पता नहीं कौन है, 1947 के विक्टिम है या 1857 के क्रांतिकारी हैं, कौन है पता ही नहीं था। कि कुएं में इतनी सारी हड्डियों का क्या मतलब है, क्योंकि ये जलियांवाला बाग हत्याकांड का कुआं भी नहीं है, ये अलग है। तो हम ये भी नहीं कह सकते कि उस समय की घटना हो। तो एक बड़ी विडंबना की स्थिति थी। तो दोस्तों, आज उस चीज में हम लोग चर्चा करेंगे कि ये 1947 की घटना है या 1857 की, या 1857 की है तो क्यों और कैसे है, किस तरीके से, ये कहां की है और किन लोगों की है, इसके बारे में पूरी रिपोर्ट आज जाकर के क्लियर हुई है। तो आज इस पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि फॉरेंसिक साइंस ने 1857 की क्रांति का एक वैज्ञानिक सच उगल दिया है। अगर रियली में हमारे पास आज फॉरेंसिक साइंस ना होती, DNA टेस्टिंग ना होती और तमाम तरह की ऐसी एडवांस टेक्नोलॉजी ना होती, तो सोचिएगा आज उस समय की सारी चीजों का सच बाहर आ ही नहीं पाता कि आखिर ये अस्थियां किसकी हैं, किसकी नहीं है और कितने लोगों की हैं। तो इसने, फॉरेंसिक साइंस ने पूरे के पूरे इस 167 साल पुराने केस को पूरा खोल करके रख दिया, पूरा खोल करके रख दिया, बता दिया कि आखिर क्यों, कैसे, किस तरीके से हुआ, किस तरीके से नहीं हुआ, हर चीज के बारे में। और इससे हमें पता चलेगा कि जैसा कि हम सोचते हैं कि पंजाब में क्रांतिकारी गतिविधियां थी तो कब थी और कब नहीं थी, उनके बारे में भी हम लोगों को पता चलेगा। ओके, तो चलिए इस सेशन को हम लोग स्टार्ट करते हैं। और उससे पहले मैं फटाफट आप लोगों को चाहूंगा कि आप तुरंत, जो भी व्यक्ति इतिहास वैकल्पिक विषय मेरे साथ पढ़ना चाहता है और चाहता है कि वो 300 प्लस इजीली नंबर लेकर के आए, जिससे कि IAS के एग्जाम में उसको एक अच्छी रैंक मिल सके, तो हिस्ट्री ऑप्शनल के थ्रू आप मेरे साथ आगे बढ़ सकते हैं, ये ध्यान रखिएगा। और ये बैच आप लोगों का आज से शुरू हुआ है। आज पहला लेक्चर हम लोगों ने स्टार्ट किया है, तो अभी जस्ट स्टार्टिंग है। और इस बैच में आप 28 तारीख तक एडमिशन ले सकते हैं। ध्यान रखिएगा, लाइव क्लासेस, टेस्ट सीरीज, डेली आंसर राइटिंग, PYQ डिस्कशन, मटेरियल, सब कुछ इसमें इंक्लूड है। वो मेरी रेस्पॉन्सिबिलिटी है आपको कराने की, प्रैक्टिस कराने की, उसकी आप चिंता बिल्कुल करने की जरूरत नहीं है। टारगेट मेरा है कि मैं आपको ये करवाऊं। और ध्यान रखिएगा, MK लाइव कोड के माध्यम से ये बैच आपको 14,999 रुपए में मिल जाएगा, बहुत सरल और सिंपल तरीके से। और कोई भी डाउट हो तो मुझे आप यहां पर कांटेक्ट कर सकते हैं, मेरी मेल आईडी पर और मेरे टेलीग्राम व्हाट्सएप नंबर पर भी, ठीक है ना। लेकिन कोड MK लाइव जरूर लगाइएगा, ध्यान रखना। और इस ग्रुप को आप ज्वाइन कर सकते हैं इसके थ्रू, ठीक है, चाहे इसके थ्रू करिए और चाहे इसके थ्रू करिए, मेरे ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। और GS का बैच आप ज्वाइन करना चाहते तो GS का बैच, मॉर्निंग बैच, निर्माण बैच आपका स्टार्ट हो रहा है 26 तारीख से। तो इसमें भी आपको MK लाइव कोड के माध्यम से ये बैच मिल जाएगा कंप्लीट 32,999 रुपए में, तीनों लैंग्वेज में है, जिसमें से चाहो आप उसमें से ज्वाइन कर सकते हो। तो अभी मेरे अंडर गाइडेंस में आप रहना चाहते हो तो MK लाइव कोड लगा करके बैच को ज्वाइन कर सकते हो 2027-28 के लिए, टारगेटेड, ऑप्शनल और GS दोनों। ओके, चलिए बात आती है कि आखिर इस समय की ये चर्चा क्यों आई। 2014 में जब इसकी खोज हुई, लेकिन उसका एक्सकेवेशन हुआ, अस्थियां मिली अजनाला के किले की, अजनाला के कुएं की, तो उसके बारे में हमको पता ही नहीं चला किसकी है किसकी नहीं है। और
जब अस्थियां मिली तो अस्थियों को जांच करने के लिए पंजाब यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर JS सहरावत हैं, उनको नियुक्त किया गया और उनके साथ में अन्य टीम को भी नियुक्त किया गया अलग अलग जगह की, कि भाई इनकी जांच करो, ये 1947 के क्या कहते हैं विभाजन की त्रासदी वाले लोग हैं जो इस कुएं में गिर के दफन हो गए या कोई और हैं। और इन्होंने फिर इनकी पूरी टीम ने, JS सहरावत ने जब उसका रिसर्च किया, और इस रिसर्च में कई सारे लोगों ने, कई सारे इंस्टीट्यूट हैं, उन्होंने इसमें भागीदारी की और बेहतरीन एडवांस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया। और उस इस्तेमाल करने के बाद जब उसके डाटा सामने आए 10 साल की पूरी रिसर्च करने के बाद में 2024-25 में जा करके तब हमें पता चला कि ये 1857 के क्रांति के नायक हैं। अब ये क्रांतिकारी हैं या सैनिक हैं या आम आदमी हैं, कौन है और किस तरीके से, और इसकी भी रिपोर्ट पूरी तरह खुल के सामने आ गई। कैसे से खुल के सामने आ गई? क्योंकि इनकी जब रिपोर्ट आई, इनका आपका पूरा एनालिसिस हुआ DNA से लेकर के हर एक लेवल का, तो पता चला कि इनको कैसे मारा गया और क्यों मारा गया। मैं उसके बारे में पूरी जानकारी दूंगा, लेकिन इस समय चर्चा के पीछे बहुत बड़ा कारण है कि अभी JS सहरावत जो पंजाब यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं और आपके बहुत ही बड़े साइंटिस्ट माने जाते हैं, उनको अमेरिकन एकेडमी ऑफ फॉरेंसिक साइंस का फेलो चुना गया है, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। अमृतसर के अजनाला कुएं से मिले मानव कंकालों का 10 वर्षों तक इन्होंने गहन शोध किया, उसी के उपलक्ष्य में इनको फेलो चुना गया है, ये ध्यान रखना। और यह भारतीय फॉरेंसिक हिस्टोरियोग्राफी के लिए एक बहुत बड़ी वैश्विक उपलब्धि है। इट्स अ ग्रेट अचीवमेंट फॉर फॉरेंसिक हिस्टोरियोग्राफी फॉर इंडिया। सो इस बात को ध्यान रखिएगा। अब इसके एक एक चीज के बैकग्राउंड में एक एक चीज को हम खोज करके देखते हैं। अजनाला कुआं, ये रहा आपका पंजाब अमृतसर। कुएं की सफाई के दौरान मिट्टी के साथ भारी मात्रा में मानव की अस्थियां मिली हैं, अस्त व्यस्त बुरी तरीके से। और चूंकि गैर वैज्ञानिक उत्खनन के कारण कोई वैज्ञानिक हुआ नहीं, तो बस साफ सफाई हो रही थी, इसीलिए हड्डियां आपस में बुरी तरह से घुल मिल गई कि कौन सी हड्डी किसकी है किसकी नहीं है। अगर हम बाकायदा फॉरेंसिक तरीके से या आर्कियोलॉजिकल तरीके से उसकी अस्थियों वो हम खुदाई करते, तो एक एक चीज को बड़े आराम से उठाते, छुरी से, चाकू से, कैंची से, निडल से, एक एक करके, जिससे कि वो अस्थियां वगैरह इधर से उधर शिफ्ट ना हो जाए। लेकिन ये तो साफ सफाई के दौरान तो किसी को उम्मीद भी नहीं थी कि इसके अंदर कुछ होगा, तो बस फावड़े से, हसिया से उसको उठा करके फेंक दिया गया, तो सब आपस में मिक्स हो गई। और मिक्स हो गई तो पता ही ना चला किसकी है। अब सबसे बड़ा सवाल यही था उस समय में कि आखिर ये कौन है? ये 1947 के पीड़ित हैं या 1857 के स्वतंत्रता सेनानी हैं? कौन है ये? इस पर बड़ा क्वेश्चन मार्क लग गया। और जब क्वेश्चन मार्क लगा तो फिर बात आई कुछ पुरानी चीजों की खोजने की, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के बारे में जानने की खोज की गई। क्योंकि 1857 की क्रांति के समय हम ये मान के चलते थे कि पंजाब में इस क्रांति का ज्यादा असर नहीं हुआ था, जैसे कि हम मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ते हैं कि मॉडर्न हिस्ट्री में पंजाब में इसका ज्यादा असर नहीं था। हम ये मान करके चलते हैं कि भाई ये कहां पर थी? यूपी में, बिहार में, इन इलाकों में आपकी 1857 क्रांति ज्यादा थी, जिनमें कानपुर हुआ, इलाहाबाद हुआ, लखनऊ हुआ, दिल्ली हुआ, ठीक है ना आपका। और चले जाइए तो आपके कहा जाए तो झांसी हुआ, ठीक है ना, या आपके कुछ असम के क्षेत्र में कुछ एक लोग जो हैं, उड़ीसा में थोड़े से, ठीक है ना, या जगदीशपुर आरा है, उधर साइड में चले जाइए तो राजस्थान के कोटा वोटा एक आध दो शहर हैं, या यूपी में मेरठ है, ठीक ना, इस तरह के हरियाणा में रावतुलाराम भी वगैरह हैं। ऐसे कुछ एक लोगों की जानकारी थी जहां पर उत्तर भारत में यहां पर था। लेकिन किसी ने नहीं सोचा था कि पंजाब में कुछ ऐसा हो सकता है। पंजाब में जब हमने रिसर्च किया सारी चीजों की, तो पता चला कि एक 26वीं नेटिव इन्फेंट्री थी जो गायब हो गई, लेकिन उसके बारे में किसी को पता नहीं चला कि उस नेटिव इन्फेंट्री ने, 26वीं नेटिव इन्फेंट्री ने के सैनिकों ने चर्बी वाले कारतूस की बुलेट्स यानी कि बंदूकें चलाने से इनकार कर दिया और विद्रोह में भाग लिया। और उस कंडीशन में इन बागी सैनिकों को पकड़ लिया गया था। और पकड़ने के बाद इतने हमको एविडेंस मिलते कि पकड़ा गया, उनको गिरफ्तार कर लिया गया। उसके बाद कोई जानकारी नहीं मिलती कि उस इन्फेंट्री का क्या हुआ, किसी को पता नहीं चला। यह लगा कि गायब हो गई, मर गए, जेल में मर गए, खप गए, क्या हुआ। लेकिन नहीं दोस्तों,
अब जाकर के जब इसकी खोज हुई तो पता चला कि 1857 के विद्रोह में पंजाब अंग्रेजों के लिए रीढ़ की हड्डी के समान था, क्योंकि पंजाब बहुत बड़ा क्रूशियल पॉइंट था उनके लिए। और इसीलिए उन्होंने समरी जस्टिस और डिटरेंट स्ट्रेटजी जैसी कंसेप्ट को अपनाया, जिसका उद्देश्य था कि इसमें न्याय नहीं, सीधा वार कीजिए, खौफ पैदा करिए लोगों के बीच में। न्याय नहीं, न्याय जाएगा तो कोर्ट कचहरी के चक्कर होंगे, इस सब में हमको नहीं पड़ना है। उन्होंने सीधा जस्टिस करना, जिससे कि आसपास के लोगों में एक भय और खौफ पैदा किया जा सके। यह एक कंसेप्ट था, उद्देश्य इस नीति का। और इस तरीके से उन्होंने इन लोगों को एक कुएं में मार करके फेंक दिया। इसलिए इसको एक ब्लैक बॉक्स का नाम दिया गया है कि ये ब्लैक बॉक्स है। ब्लैक बॉक्स इसलिए क्योंकि उसकी हमेशा के लिए पहचान खत्म हो जाएगी। मारकर कुएं में फेंक दिया गया ताकि उनकी कोई स्मृति या स्मारक ना बना सके, इनके बारे में पता ही ना चले कि पूरे के पूरे सैनिकों का यहां कोई स्मारक बनेगा या ऐसा कोई कंसेप्ट भी है। तो इसलिए इसको ब्लैक बॉक्स नाम दिया गया है। समझ लेना कितनी बड़ी उनकी साजिश है। जैसे अभी कुछ समय पहले आपने देखा था, ओसामा बिन लादेन को मारा गया, पकड़ के ले गए और रास्ते में मार करके उसको समुद्र में फेंक दिया, जिससे कि कल को कोई भी व्यक्ति उसका कोई स्मारक ना बना सके। और इसी तरीके से इन लोगों ने 1857 के विद्रोह के समय में 26वीं नेटिव इन्फेंट्री को कुएं में मार करके खत्म कर दिया, स्मारक ना बन सके, ब्लैक बॉक्स। लेकिन वो खुल के सामने आ गया। अब इसके लिए उन्होंने जब अस्थियां निकली, सारी चीजें हुई, तो भाई ये उसी के लोग हैं, उनको मारा गया है, सैनिक हैं या खाली स्वतंत्रता संग्राम सेनानी है या कोई और है। तो इसको लेकर के देखिए पूरी जांच उन्होंने की, लगभग 167 से लेकर 157 साल पुरानी। ध्यान रखना 167 साल हम कह सकते हैं। क्षतिग्रस्त और नमी वाली जगह के कारण इनकी हड्डियां हैं सड़ गल गई थी बुरी तरीके से। अब इसके लिए उन्होंने अस्थि वर्गीकरण की समस्या आ गई, ऑस्टियोल सॉर्टिंग, आयु लिंग का निर्धारण की समस्या आ गई कि भाई किस उसको देखा जाएगा। साथ के साथ दांतों का विश्लेषण करना था और डीएनए की टेस्टिंग। इन सारी चीजों के माध्यम से सहरावत और उनकी टीम द्वारा 5 प्रमुख तकनीकों को अपनाया गया इन चारों चीजों को करने के लिए, जिससे इनके हड्डियों के बारे में, इनके स्केलेटन से इनकी एज का पता चल सके, इनके टीथ जो है फॉरेंसिक उससे पता चल सके, और इनका डीएनए टेस्टिंग के थ्रू। तो इन चारों चीजों के बारे में पता करना था कि कितने लोग हैं। डीएनए से पता चलेगा कि ये कितने लोग हैं, ठीक है ना। और इसके लिए सबसे मेन टेक्नोलॉजी जो अपनाई गई थी वो थी आपकी मिनिमम नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स, इसकी पहचान करना। इसके लिए उन्होंने बाईं और दाईं जांघ की हड्डियों का मिलान और उसकी कोडिंग शुरू की, जिसको हम क्या कहते हैं, फीमर, ठीक है ना। और इससे पता चला कि लगभग कम से कम ये 282 लोग हैं, अलग अलग व्यक्तियों के अवशेष हैं। और इससे पता चला कि एक लापता रेजिमेंट के आकार से मेल खाती है, कि लगभग उसमें भी इसी तरह के 250 से 300 के आसपास सैनिक थे। जब इनकी संख्या पता चली तो पता चला कि हाँ, एक इन्फेंट्री जो गायब हो गई थी उसके लगभग उसी तरह के लोग हैं, पैदल सैनिकों की। ये रही दूसरी इनकी सैन्य आयु वर्ग की पुष्टि। जब इनकी पेल्विस जो है, ये रही आपकी पेल्विस और खोपड़ी की संरचना जब मिलाई गई तो पता चला कि ये सब के सब पुरुष हैं, ऑल आर मेल, ठीक है ना। एपिफिशियल फ्यूजन, हड्डियों के सुरों को जुड़ाव और दांतों के घिसाव से पता चला कि इनकी उम्र जो है 18 से 35 साल के बीच में है। भाई दांत कितने घिसते हैं, ठीक है ना, हड्डियों को जुड़ाव कैसा होता है, उस सब चीजों के आधार पर निकाला कि ये 18 से 35 साल के लोग हैं और सब पुरुष हैं। अर्थात ये वही वर्ग है जो सैन्य वर्ग का होता है, इसी एज पर ये लोग होते हैं। और इनमें बच्चे, बुजुर्ग, महिलाएं बिल्कुल शामिल नहीं है। इसका मतलब है कि ये वही लोग हैं। ये धीरे धीरे पुष्ट होने लगा, प्रूफ होने लगा इसके थ्रू। और फिर आया इनकी डीएनए की, दांत और इनके डीएनए को लेकर के। जब दांतों की बनावट एनेमल हाइपोथेसिस में क्या कहते हैं इसको, उसके उत्तर भारतीय गंगा मैदानी के आहार की पुष्टि की कि ये बाहर के लोग नहीं हैं, ये यहीं के लोग हैं। इससे कि ये उत्तरी भारतीय, उत्तर पश्चिमी गंगा मैदानी के क्षेत्र के लोग हैं, बाहर के कोई नहीं है। और ये तत्कालीन यूरोपीय सैनिकों के दंत पैटर्न से बिल्कुल अलग है। यूरोपीय तो बिल्कुल भी नहीं है भाई। यूरोपीय लोगों का जो डेंटल जो कंसेप्ट होता है वो डिफरेंट होता है। और आपका डीएनए किया गया, और डीएनए के लिए माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए ही उनके पास एक ऑप्शन बचा हुआ था, क्योंकि सब कुछ तो गल चुका था। और दक्षिण एशियाई मूल के होने पर मोहर लगाई इस डीएनए कि ये साउथ एशिया के ही लोग हैं। और इस तरीके से ये पहचान हो गई कि ये
कोई और नहीं है बल्कि भारतीय सैनिक हैं, गंगा घाटी के लोग हैं, इसी क्षेत्र के उत्तर भारतीय लोग हैं, भारतीय लोग हैं, ठीक है ना। खाने से लेकर के हर एक चीज तक सब कुछ इन्होंने पहचान कर ली, एक एक चीज को। सोचिए कितना 10 साल से ज्यादा लगे इनको एक एक चीज को पता करने में। और उसके अलावा जब ये पता चलेगी कि भारतीय सैनिक हैं, ओके, जो रेजिमेंट खो गई थी वही है, तो आखिर इनको मारा कैसे गया, किस तरीके से उनको हाथ पैर तोड़े गए या क्या किया गया। यह युद्ध नहीं था, आपस में कोई लड़ाई नहीं थी, बल्कि एक नरसंहार था। इनकी खोपड़ियों का किया गया, तो खोपड़ियों के पिछले हिस्से में गोली के निशान मिले हैं। इसका मतलब है कि इनको घुटने के बल बैठा करके पीछे से गोली मारी गई थी, धार से घुटने के बल बैठा करके। किस एंगल से गोली मारी जाती है, एक इंसान खड़े होकर के गोली मारता है और बैठे हुए के बीच में, तो जिस एंगल से गोली मारी जाती है उसकी भी पहचान की गई कि कितने एंगल से गोली किस तरीके से इसमें गई है। और इन्होंने अपने बचाव के लिए कोई काम नहीं किया। इनके हाथों कलाइयों पर रक्षात्मक घाव है का अभाव है कि उन्होंने किसी तरह का कोई भी कुछ नहीं किया है लड़ाई झगड़े का, यानी कि ये निहत्थे या बंधक थे, इसलिए सीधी गोली घुस गई इनके शरीर में। हड्डियों पर तलवारों संगीनों के काटने के निशान भी मिले हैं कि इनको बाद में काटा भी गया, मारा भी गया, ठीक है ना। और इसका मतलब है ये एक सामूहिक सुनियोजित हत्या थी, काटा भी गया, मारा भी गया और गोली भी मारी गई। इस तरीके से यह पता चला कि वास्तव में सैनिक है, अरेस्ट किया गया, मारा गया, गोली मारी गई आराम से, और फिर उनको ब्लैक बॉक्स की तरह इस्तेमाल किया गया, कुएं में धकेल दिया गया। और ऐसा क्यों किया गया था? क्योंकि ब्रिटिश रिकॉर्ड में हमेशा कुछ चीजें उन्होंने बताई हैं, और बताया क्या है कि वो अनुशासनात्मक कार्रवाई करते थे, लेकिन उस कार्रवाई में क्या करते थे ये वो नहीं बताते। और वो जनरली ये कोशिश करते थे कि हम तुरंत उसका डिसीजन दे सकें, और उनकी संख्या को अस्पष्ट बताते थे जिससे कि कोई इनके किसी के बारे में पता ना कर सके हमेशा। लेकिन अब इस फॉरेंसिक जांच से यह पता चल गया कि यह एक अनुशासनात्मक कार्रवाई नहीं बल्कि क्रूर नरसंहार था। दूसरा, धार्मिक अपमान और पहचान को मिटाने की साजिश था कि कोई इनके ऊपर कोई प्रतीक चिन्ह या कोई भी किसी तरह का स्मारक न बनाया जा सके। और वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित है कि ये 282 से ज्यादा लोग शहीद लोग हैं। यह कंसेप्ट था इनका कुल मिलाकर के। तो होपफुली कि आप लोगों को यह चीजें समझ में आ गई होंगी, कितनी बड़ी खोज है, कितनी बड़ी रिसर्च है, कितना बड़ा योगदान है जे.एस. सहरावत का, जो अब जाकर के हमको पता चल रहा है, ठीक है ना। और इसमें फॉरेंसिक हिस्टोरियोग्राफी में, इस इतिहास के पुनर्लेखन में 3 चीजों का बड़ा योगदान है। पंजाब यूनिवर्सिटी की एंथ्रोपोलॉजी डिपार्टमेंट, ठीक है ना, आपकी हैदराबाद की डीएनए लैब सीसीएमबी, और आईआईटी रुड़की, इन तीनों का कंसेप्ट है। और विज्ञान का उपयोग उन्होंने अपराध को सुलझाने के अलावा अब इतिहास को सही करने के लिए भी इस्तेमाल किया जाने लगा। अब तक हम डीएनए टेस्टिंग से लेकर के फॉरेंसिक का इस्तेमाल करते थे, किसके लिए? क्राइम को इन्वेस्टिगेट करने के लिए। आपने देखा भी होगा, आता है टीवी पर बहुत सारा प्रोग्राम, क्राइम पेट्रोल, दस्तक, इस तरह के प्रोग्राम आते हैं। तो वो सारी चीजें अब यहां पर एंथ्रोपोलॉजी, डीएनए लैब, रेडियोलॉजी का संगम है आईआईटी रुड़की का, इन तीनों ने मिलकर किया। और अब ये केवल किताबों या मौखिक कहानियों पर नहीं, बल्कि अब इतिहास के पास जैविक साक्ष्य भी हैं कि इतिहास में क्या क्या हुआ था। धीरे धीरे इतिहास और ज्यादा प्रूफ हो रहा है, ठीक है ना। अब यहां पर आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या चीजें हो सकती हैं आप देख लीजिएगा। प्री के लिए 1857 का विद्रोह का केंद्र कहां पर था? अमृतसर, अजनाला। कौन सी इन्फेंट्री थी? 26वीं नेटिव इन्फेंट्री एंड पैदल सैनिक। मुख्य परीक्षा के लिए इतिहास लेखन में वैज्ञानिक तकनीकों का प्रयोग और 1857 में ब्रिटिश दमन की प्रकृति का चित्रण कीजिए। और इंटरव्यू और नीति शास्त्र में युद्ध बंदियों के अधिकार, मृतकों की गरिमा और ऐतिहासिक न्याय क्या होता है, इसको लेकर के आपके इंटरव्यू और एथिक्स में कहीं पर भी GS4 में आपका क्वेश्चन पूछा जा सकता है। हर एंगल से आपके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो दोस्तों, आज की क्लास कैसी लगी आप जरूर बताइएगा, और ध्यान रखिएगा इस क्लास को आपको लाइक भी करना है, शेयर भी करना है, और सब्सक्राइब जिन लोगों ने नहीं किया उनको जरूर करना है। इसका मतलब हो गया साफ साफ आप मेरे साथ हैं, मुझसे चाहते हैं कि इसी तरह के वीडियो आपके सामने आते रहें, नई नई चीजें पता चलती रहे इतिहास में, तो आप जरूर देखिएगा। अर्थात इसका निष्कर्ष निकल के आता है कि यह एक मूक गवाहों की गवाही है, मूक गवाही।
अजनाला का कुआं अब केवल एक सामूहिक कब्र नहीं बल्कि 1857 के शहीदों का वैज्ञानिक स्मारक है। विज्ञान ने 167 साल बाद उनकी पहचान और सम्मान को वापस दिलाया है। इतिहास अब केवल कागजों में नहीं, देश की मिट्टी और अस्थियों में भी सुरक्षित रहता है और यह विज्ञान इसको प्रूव कर सकता है। ठीक है ना। 282 से ज्यादा व्यक्ति मिले, सभी पुरुष हैं और सभी की उम्र 18 से 35 के बीच में है और ये इनकी पहचान हुई है भारतीय डीएनए के आधार पर और इनकी हत्या हुई है। कुल मिलाकर के इस तरह कहा जा सकता है, सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं। 167 साल बाद फिर से इतिहास उभर करके सामने आ गया है। ध्यान रखना और मेरे साथ आप जुड़े रहिए @मनोज कुमार हिस्ट्री टेलीग्राम चैनल पर मेरे साथ। ध्यान रखिए अच्छी अच्छी चीजों के लिए। और बाकी किसी तरह का कोई डाउट हो बैच को लेकर के, हिस्ट्री ऑप्शनल का बैच आपका स्टार्ट हो गया है, पहला लेक्चर हुआ है जस्ट अभी, इसके लिए आपको तैयार करिएगा। और ये मेरा टेलीग्राम ग्रुप है जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।